अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोगों को जितने हमारे पहले वाले कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस थे और आज का भी इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग बहुत सीखी इससे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इन्वायरमेंटल एथिक्स पर है। लाइक हमने इन्वायरमेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो कवर कर ली कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कितना डैमेज हो चुका है इन्वायरमेंट को। लेकिन हमने उसको ठीक कैसे करना है, हमने उस पर क्या काम करना है जिस जो हमारे लाइक कैपेसिटी में है और जो अभी तक हो चुका है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हमारा टॉपिक इन्वायरमेंटल एथिक्स है और इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। इन्वायरमेंटल एथिक्स की अप्रोचेस हैं, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज क्या हैं, देन वी हैव हिस्ट्री के किस तरीके से पूरी टाइमलाइन यहाँ तक चली कि अब लाइक इन्वायरमेंट को कंसिडर किया जाता है। एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल जस्टिस एंड लॉ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि हमारे पास एथिक्स एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है। एथिक्स बेसिकली हमें एक ऐसी टर्म है या ऐसी हमारे पास ऐसा वर्ड है जो फिलोसफी में यूज होता है, जिसमें हमारे पास मॉरेलिटी और इमोरल एक्ट्स आ जाते हैं कि हम हमारे जो एक्शंस हैं या हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो मॉरली राइट है या नहीं। तो एथिक्स हमें वो चीज डिफाइन करती है कि ये लाइन है, एक लाइन डिफाइन करती है, ड्रॉ करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ओके, हम इस लेवल तक जा सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जा सकते। उससे अगर आगे जाएंगे तो या हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे या हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। देन वी हैव सब ब्रांच ऑफ इट, इन्वायरमेंटल एथिक्स। अब एथिक्स में तो हमारे पास पूरी हर चीज आ जाती है कि हमने कैसे बाकी सारी चीजों में एक मॉरलिटी को देखना है कि हम मॉरली एक्ट कर रहे हैं या हमारे एक्ट इमोरल है। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल एथिक्स में भी सेम उसी तरह कि हमारे पास क्या चीज एथिकली राइट है और क्या चीज एथिकली रॉन्ग है। तो इसमें हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो टुवर्ड्स नेचर आ जाती है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें पूरी नेचर में जितने हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, एनिमल्स, प्लांट एंड डिफरेंट रिवर, सॉइल, माउंटेन्स, हर चीज, वो सारी चीज इसमें कंसिडर हो जाती है इन्वायरमेंटल एथिक्स। देन हमारे पास जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल एथिक्स अप्रोचेज हैं वो हमारे पास है तो बहुत ज्यादा। आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आपको, आप जब भी स्टडी करेंगे आपको डिफरेंट अप्रोच ही मिलेगी, क्या आपको डिफरेंट टर्म्स मिलेंगी, क्योंकि इसमें बहुत एक्सटेंसिव स्टडी हुई भी है। तो हमारे पास जो जनरल फोर हैं जो हम कंसिडर करके उसको लाइक अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी कैपेसिटी में कि हमें एक इन्वायरमेंटल एथिक्स का एक बैकग्राउंड पता चल जाए, उसकी हिस्ट्री पता चल जाए, जो उसमें हमारे पास मेन फोर हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला है वो है एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इस अप्रोच में हम ह्यूमन सेंटर्ड एथिक्स रखते हैं कि हम एनवायरनमेंट को यूज करें तो वो इंसान के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। कि अगर वो हमें बेनिफिट दे रहा है, बेशक वो नुकसान पहुंचा रहा है, हम बाकी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो हमें हमारी नीड को, हमारी नीड भी नहीं, हमारी विश या हमारी जो उससे ज्यादा बियॉन्ड जिससे हमारे पास डैमेज हो जाए, उसको भी अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो वो भी एक इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक है, क्योंकि वो चीज नेचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बने ही इंसान के लिए हैं। तो इंसान किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, चाहे वो इवन उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहा हो। फिर हमारे पास आता है बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म में हमारे पास लाइफ सेंटर्ड एथिक्स आते हैं कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है हमारे पास, हमें उनके राइट्स हैं और हमें उनको देखना है कि हम मॉरली उनको ठीक तरीके से यूज कर रहे हैं या हम उसका मिस यूज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देन वी हैव इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म में हमारे पास पूरा इकोसिस्टम आ जाता है। लाइक बायोसेंट्रिज्म में सिर्फ लिविंग बींग्स आते हैं, लेकिन इकोसेंट्रिज्म में हमारे पास बाकी जितने भी इकोसिस्टम में चीजें मौजूद हैं, जो नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। जैसे हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स वेब होता है डिफरेंट नेटवर्क का, इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं इको सिस्टम में, तो वो सारे इस चीज में कंसिडर किए जाते हैं।
फिर हमारे पास है लास्ट थियोसेंट्रिज्म। इसमें हमारे पास डिफरेंट रिलीजन्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एनवायरनमेंट को लेके, वो वाली चीज आ जाती है कि हमारे पास जो रिलीजियस व्यू है उसमें हमेशा नेचर को इस एक सेक्रेड क्रिएशन ही समझा गया कि वो एक खास चीज है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो डिफरेंट रिलीजन्स की सेम अप्रोच है बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कि हमने जो भी हम चीज नेचर में यूज कर रहे हैं वो हमने जाया नहीं करनी, ये ओवरऑल तकरीबन सारे ही रिलीजन्स का एक सिंगल गोल है कि हमारे पास जो नेचर है हमने उसको यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। और अगर हम इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें भी जो हमारे पास इंसान है वो एक लाइक खलीफा है एंड दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसी भी चीज को एक्सप्लॉइट ना करें। हमारे पास जितनी भी नॉलेज है, जितने भी हमें रूल्स हैं हम पे, उसमें ये है कि हम अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं उसको उतना यूज करें जितनी हमें रिक्वायर्ड है, हम उसको जाया ना करें। देन इस पिक्चर में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है उसमें सिर्फ हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसको कहा जाता है कि इंसान कुछ भी कर ले, नेचर को किसी भी तरीके से यूज कर ले, इट्स ओके। उस पे कोई भी लाइक हमारे लिए वो किसी भी तरीके से बुरा नहीं समझा जाता, ये इस अप्रोच के अकॉर्डिंग है। अब फिलोसफी में या एथिक्स में हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, वो बहुत लाइक डिफर भी कर सकती हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमारे पास ये चीजें बहुत ज्यादा डिफर भी करती हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल भी हैं। एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास अगर इंसान कोई चीज यूज करे तो कोई बात नहीं, करते रहो। जैसे इवन अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हो, कोई भी रिसोर्स हो, तो वो कुछ लोगों में ये माइंडसेट होता है कि है तो हमारे लिए ना, बस यूज करते रहो, बेशक हम उसको जाया कर रहे हैं, हम उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। वो चीज किसी और को भी मिल सकती थी लेकिन हमने उसको खुद यूज करके, मिस यूज करके उसको जाया कर दिया। तो ये वाली चीज हमारे पास एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में आ जाती है, जो कि बहुत इनिशियल जब इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में स्टडी होना शुरू हुई तब ये चीज यूज हुई थी। क्योंकि अब तो काफी अवेयरनेस है तो हमारी जो टर्म्स हैं वो साथ साथ मॉडिफाई होती रही। फिर हमारे पास आता है सेंटिटिज्म। इसमें सिर्फ वो बीइंग्स जो हर्ट हो सकते हैं। अब इस पिक्चर में आपके पास सिर्फ एनिमल्स नजर आ रहे होंगे, तो इसमें जो फिलोसोफर थे उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हर्ट हो सकता है, जिनको कोई तकलीफ पहुंच सकती है या जो फील कर सकते हैं, हम उनको इसमें कंसिडर करते हैं कि हम उनको फिर भी उनके राइट्स हैं और हमें उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। हम उनको कभी भी किसी भी तरीके के लिए यूज नहीं कर सकते। देन वी हैव बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म में लिविंग बीइंग्स, सारे लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं, चाहे वो फील कर सकते हो, हर्ट हो सकते हो या ना हो सकते हो। तो इसमें प्लांट्स भी ऐड हो गए और डिफरेंट जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं वो चीज भी। देन वी हैव इकोसेंट्रिज्म जिसमें हमारे पास माउंटेन्स, वाटर, सॉइल, एयर, हर चीज इसके अंदर ऐड हुई कि हमारे पास हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। देन वी हैव डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज। अब वर्ल्ड व्यूज में हमारे पास वही जैसे हमारी हिस्ट्री चली कि हमारे पास एक वेस्टर्न व्यू है। वेस्टर्न व्यू में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वही एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वाला पॉइंट ऑफ व्यू चलता है इसमें कि ह्यूमंस आर सेपरेट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू नेचर। ठीक है, और वो कंट्रोल कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को जिस तरीके से चाहे मर्जी। अब इसके पीछे हमारे पास एक जूडो क्रिश्चियन थियोलॉजी है कि हमारे पास डोमिनियन है ओवर अर्थ, कि हम अर्थ के साथ कुछ भी करें, हमारे पास पूरा राइट है। देन वी हैव कि इसमें जो हमारे पास नेचर है वो यूज हो रही होती है कि सिर्फ इंसान का क्या बेनिफिट है। अब इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर आ जाता है कि हम कहें कि हम तो बहुत
हम अपने लिए यूज कर रहे हैं और बनी ही हमारे लिए, तो हम बस यूज करते रहें, तो बहुत एक्सेसिव यूजेज की तरफ चला जाते हैं। जैसे हमारे पास बिल्डिंग डैम्स एंड हाईवेज, कि हम बगैर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम बस बनाते जाएं, और हम ये देखें ही ना कि अच्छा हम कोई चीज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, तो हम उसकी वजह से जो नेचर है उसको कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है हमारी ओवर कंजम्पशन की वजह से, वो हमारे पास वेस्टर्न व्यू पॉइंट में आ जाती है। देन वी हैव द इंडिजिनस वर्ल्ड व्यूज। इसमें हमारे पास होता है कि हमारी जो नेचर है वो इंटरकनेक्टेड है, ना वो हमसे ज्यादा है ना वो हमसे कम है, कि हमें उसको कंसिडर करना है। इसमें हमारे पास काफी डिफरेंट लाइक ट्राइबल एरियाज और डिफरेंट कम्युनिटीज जो इस पे काम करती हैं। जैसे अफ्रीकन एंड साउथ एशियन ट्राइबल ट्रेडिशंस में है, कलाश, बलोच और चित्राल वाले लोग जो हैं वो नेचर को एक खास चीज समझते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। तो ये चीज उसमें आ जाती है कि हमारा जो लैंड है वो हम ओन नहीं करते, हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, बट हमने उसका ख्याल भी रखना है और हमने उसकी रिसोर्सेज का भी ख्याल रखना है। तो ये एक सस्टेनेबल और क्लाइमेट रिजिलियंस फाउंडेशन की तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेके जाते हैं। देन इन द लास्ट वी हैव द इको फेमिनिज्म। क्योंकि नेचर एक्सप्लॉइट होना, क्लाइमेट चेंज आना, उसकी वजह से जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर ये है कि हमारे पास जो नेचर है उसको भी हम लाइक जब हम लिखते हैं तो हम अर्थ को एज अ शी कंसिडर करते हैं, राइट। तो इसके पीछे जो माइंडसेट है कि हमारे पास जैसे पूरी दुनिया में वी हैव सम काइंड ऑफ लाइक व्यू के जो औरतें हैं उनको उतने राइट्स नहीं मिलते एज कम्पेयर टू द अदर जेंडर। तो उसको कंसिडर करके, और जो बात ठीक भी है कि हमारे पास जो औरतें हैं वो उतना अपने हक के लिए नहीं बोल सकती, उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि हमारे पास वो भी इक्वली उस चीज में आ रहे हैं। तो इस इको फेमिनिज्म में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो भी अगर कोई कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसमें जो फीमेल है उसका उतना लैंड भी नहीं होता कि वो कहे कि मुझे उसकी कंपनसेशन मिल जाए। और जो फार्मर्स हैं उनके साथ फीमेल्स भी बहुत काम करा रही होती हैं। फिर हमारे पास जो जैसे जो इलाके होते हैं जहाँ पे पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो उसमें भी औरतें बहुत काम करती हैं, जिसकी वजह से उन पर नेगेटिव इम्पेक्ट आ रहे होते हैं। तो हमारे पास जैसे रूरल वुमेन हैं, वो इन सारी वाटर स्कार्सिटी, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन की वजह से काफी इम्पेक्ट होते हैं उनपे। कि हमारे पास जो फीमेल हैं उन पर ज्यादा इम्पेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। देन हमारे पास एक पूरा साइकिल है, टाइमलाइन है, कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुए। अब ये हमारे पास एक प्री इंडस्ट्रियल एरा जो बिफोर 1800s में स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे पास लाइक मोस्टली स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट ही था कि हमारे पास जो लैंड होता है वो सेक्रेड होता है। हमारे पास डिफरेंट स्पिरिचुअल टाइज थे फॉर रिवर, माउंटेन्स, एनिमल्स। जैसे हमारे पास ईस्टर्न रिलीजन्स इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इन सब में डिफरेंट जो नेचर है उसको भी लाइक सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। तो ये उस एरा में इट वाज काइंड ऑफ के जो लोग थे वो उस नेचर का ख्याल भी रखते थे, वो इसको एक्सप्लॉइट नहीं होने देते थे। देन वी हैव इन 1800, मिड 1900, इसमें हमारे पास अर्ली एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। इसमें जो हमारे पास डिफरेंट फिलोसफर्स थे, उन्होंने हमें लैंड एथिक, हमें डिफरेंट डैमेज जो हम इन्वायरमेंट को बिफोर 1800 से मिड 1900 में इंडस्ट्रीज डेवलप करके, जितनी डिफॉरेस्टेशन करके, मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट करके हमने इकोलॉजिकल क्राइसिस किए,
उस पर मिड 1900s में जो फिलोसफर्स थे उन्होंने एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की टर्म्स डिराइव करना शुरू की, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हम बस अपने फायदे के लिए चीजों को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ हमें एक चीज चाहिए, हमें अर्बनाइजेशन करनी है तो वो हम करते रहें, तो ये चीज नहीं हो सकती। तो इसमें जो मेन इनका थीम था वो था कि हम जो एथिक्स है वो इंसानों, सिर्फ इंसानों तक नहीं है एथिक्स, वो उससे आगे भी है, वो नेचर तक भी है। देन वी हैव 1970s, इसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल एथिक्स एक पूरा डिसिप्लिन बन गया, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डीप इकोलॉजी के फाउंडर डेवलप हुए, जिन्होंने हमारे पास जो इकोलॉजिकल इक्विटी है उसके ऊपर बात की कि हमारे पास इक्वल राइट्स हैं पूरी नेचर के। फिर हमारे पास एनिमल लिबरेशन की बात हुई, जिसमें हम एनिमल्स को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट कर देते थे, उनके राइट्स के बारे में बात हुई। देन एनिमल राइट्स के बारे में, और डिफरेंट हमारे पास एनवायरमेंटल एथिक्स की टर्म्स जो पूरी नेचर को, क्योंकि बिफोर दैट हमारे पास सिर्फ ह्यूमन बींग्स वर इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही कंसिडर करने, बट 1970s में एनवायरमेंटल एथिक्स को पूरा एक डिसिप्लिन बना के इसमें पूरे इकोसिस्टम में जितनी चीजें आती हैं वो सारी कंसिडर होना चाहिए। देन वी हैव 1980s से 1990s, इसमें हमारे पास एक मोर इन डेप्थ क्रिटिकल इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव डेवलप होना शुरू, कि हमारे पास सोशल रेशियल जेंडर डायमेंशन, हमारे पास डिफरेंट डिग्रेडेशन की वजह से हमारे पास जो डिफरेंट कम्युनिटीज अफेक्ट हो रही हैं उसको भी हमने कंसिडर करना है। देन फ्रॉम 2000 टिल प्रेजेंट हमारे पास अब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस है, तो हमारे पास अब जो क्लाइमेट चेंज के एथिक्स हैं, इंटरजनरेशनल जस्टिस, के हमने खुद तो यूज कर लिया, अब हम आगे वाली अगली जनरेशन के लिए भी जो हम रिसोर्सेज हैं वो हम बचाएं, कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना, क्योंकि जब हम स्टार्ट हुए प्री इंडस्ट्रियल एरा से, तब सिर्फ ह्यूमन बींग्स वर इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं तो वो जो मर्जी कंज्यूम कर लें। फिर लेटर ऑन हमारे पास आया कि हमने नेचर को भी प्रिजर्व करना है, नेचर को भी हमने, उसके भी राइट्स हैं, हमने उसको भी बचाना है। फिर अब जो है 2000 एंड ऑनवर्ड हमारे पास इंटरजनरेशनल जस्टिस वाली चीज भी आ गई, कि हमने सिर्फ इन्वायरमेंट को इसलिए नहीं बचाना कि वो एनवायरनमेंट है, वो नेचर है और उसके राइट्स हैं, बल्कि हमने जो नेक्स्ट जनरेशन हैं उनका भी ख्याल रखना है। जब हम कोई रिसोर्स यूज कर रहे होते हैं तो हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा इतना पानी है तो इतना साल मेरा तो चल जाएगा, मतलब आपने अगली जनरेशन का भी देखना है, कि अगली जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, आप ये तो नहीं हो रहा कि आप सारा यूज करके आप इतना एक्सप्लॉइट कर दें कि उन तक सिर्फ वेस्ट वाटर या बिल्कुल ही वाटर स्कार्सिटी वाले टाइम में वो पहुंच जाएं, सिर्फ हमारे एक्सप्लॉइटेड जो बिहेवियर है उसकी वजह से। देन वी हैव डिफरेंट जो फिलोसफर्स, ठीक है, ये पूरे इरा में हमारे पास डिफरेंट फिलोसफर्स थे जो मेन थे। मैं उनकी आपके साथ थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दूंगी, बिकॉज इन्वायरमेंटल एथिक्स में बहुत डेप्थ है, तो आप लोग जितना स्टडी करना चाहें वो चीज़ उतनी कम है, कि आप जितना स्टडी करने बैठेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स तक ले जाएगी। तो ये मेन जो फिलोसफर्स हैं जिनका मेजर काम है इसमें एनवायरमेंटल एथिक्स में, उसके उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव एल्डो लियोपोल्ड, इन्होंने लैंड एथिक के बारे में पॉइंट आउट किया, कि इन्होंने ह्यूमंस ह्यूमन बींग्स को कहा कि आप अपने आप को एक बायोटिक कम्युनिटी बनाएं, आप समझे कि आप एक पार्ट हैं इस पूरी कम्युनिटी का, रादर देन कि आप एक ओनर हैं या आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि आपने पूरे इकोसिस्टम को रिस्पेक्ट करनी है। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपको एक चीज चाहिए और आप वो कंज्यूम करते रहो, एक्सप्लॉइट करते रहो। इनका जो मेन काम था वो ये था कि हम नेचर को प्रिजर्व करें, ताकि हम एक स्टेबल और एक सस्टेन कम्युनिटी बना सकें। देन वी हैव रेचल कार्सन, इनकी एक
बहुत फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग। इसमें इन्होंने जो हम डिफरेंट केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं मेनली, उसमें डीडीटी के बारे में बात की कि वो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बारे में कि उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इनके काम की वजह से 1960s में हमारे पास मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुई और डीडीटी बैन भी हो गया। देन वी हैव आर्न नाइस। इन्होंने डीप इकोलॉजी डेवलप की। इन्होंने भी जो हमारे पास एल्डो लियोपर्ड हैं, लैंड एथिक, उन्होंने लैंड एथिक के बारे में बात की थी। इन्होंने डीप इकोलॉजी कि हमारे पास जो पूरी नेचर है उसमें हर एक चीज का इक्वल राइट है। सिर्फ इंसानों का नहीं, सिर्फ सिर्फ लिविंग बीइंग का नहीं, बल्कि पूरी इकोलॉजी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का इक्वल राइट है। देन वी हैव पीटर सिंगर। इन्होंने एनिमल लिबरेशन के बारे में बात की कि इंसानों के अलावा हमारे पास जो एनिमल हैं, जो लिविंग बीइंग हैं, बट दे वर ट्रीटेड लाइक एक्सप्लॉइटेड, और कि बहुत उनके राइट्स का मिस यूज किया जाए, उस तरह से एनिमल्स को भी यूज किया जाता था। तो इन्होंने एनिमल लिबरेशन और एनिमल राइट्स के बारे में मूवमेंट की। देन वी हैव एमिनर कैंट। इन्होंने ह्यूमन सेंटर्ड एथिक्स, इन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास पिछली एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वाली बात है कि हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन को बेनिफिट करने के लिए, कोई ड्यूटी प्रोवाइड करने के लिए है, तो इसलिए लाइक हमने सिर्फ उसको इसलिए यूज करना है कि नेचर ओनली मैटर्स कि वो इंसान को किस तरह इफेक्ट करती है। कि अगर वो फायदा नहीं पहुंचा रही तो चलो कोई बात नहीं, हम उसका मिस यूज कर लें, हम उसको जाया करते हैं, वेस्ट कर दें, कोई बात नहीं। देन इन द लास्ट वी हैव लाइन वाइट जूनियर। ही वॉज एन हिस्टोरियन जिन्होंने आर्ग्यू किया था जो हमारे पास जूडियो क्रिश्चियन बिलीव था कि नेचर को एक्सप्लॉइट करने को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि नेचर को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, और इन्होंने एक स्पिरिचुअल और एथिकल शिफ्ट लेके आया कि इंसान का नेचर के साथ रिलेशन है, कि वो डिपेंडेंट है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। देन वी हैव, क्योंकि हमने पूरा एरा स्टडी कर लिया, नाउ वी हैव कि हमारे पास इन्वायरमेंटल जस्टिस में क्या आता है। कि हमने ये तो देख लिया कि इन्वायरमेंटल एथिक्स में हमारे पास पहले हिस्ट्री में क्या था और अब क्या उसमें चेंज आया है। तो अब हमारे पास जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है कि हमारे पास इन्वायरमेंट के जो रूल्स हैं, जो हम डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, वो उसका डैमेज हम कितना कर रहे हैं। इसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल जस्टिस में आ जाता है कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। कि हम किसी भी रीजन बेस्ड डिफरेंट कम्युनिटीज को इनकम वाइज, डिफरेंट रेस या डिफरेंट रिलीजन जो भी, लाइक अगर वो डिफर करते हैं हमसे, तो हम उनके साथ इनजस्टिस ना करें, हम उनको भी इक्वली इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स उतने ही दें जितने हमें मिल रहे हैं। पर इसमें हमारे पास इश्यूज हैं। इश्यूज हमारे पास ये हैं कि हमारे पास जिस तरीके से एनवायरनमेंट यूज होता है उसमें हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो पुअर कम्युनिटीज हैं, वो इफेक्ट होती हैं। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल इनजस्टिस हो जाता है कि हमारे पास कुछ कम्युनिटीज, उनके पास इक्वल राइट उतना नहीं है कि वो क्लीन एयर, वाटर या ग्रीन स्पेस में जा सकें या उसको यूज कर सकें। फिर हमारे पास जैसे हमने पिछले सारे सेशंस में कवर किया कि पाकिस्तान सिर्फ 1% ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज और बाकी चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब वो ये वाली चीज भी हमारे पास क्लाइमेट इनजस्टिस में आ जाती है कि हम उतना नुकसान नहीं कर रहे बट हम फेस जरूर कर रहे हैं उस चीज को। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट केस स्टडीज हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से जो लाइक जिनके पास अथॉरिटी थी उन्होंने मिस यूज करके जो कम्युनिटीज थी, जो वल्नरेबल थी, जो अपने राइट्स के लिए उतना नहीं कर सकती थी काम, उनको किस तरीके से, उनके राइट्स को किस तरीके से मिस यूज किया गया। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले एक केस स्टडी है फ्लंट वाटर क्राइसिस की। ये हमारे पास
यूएसए मिशिगन में हुआ अप्रैल 2014 से अब तक। ठीक है, इसमें ये था कि हमारे पास जो प्रिंट रिवर था उसका जो वाटर सोर्स थी वो पहले क्लीन वाटर थी। देन जो हमारे पास वहाँ की अथॉरिटी थी उन्होंने उसको वाटर सोर्स को स्विच कर दिया, और वो वाटर सोर्स जो थी वो एक वेस्ट वाटर से आ रहा था। उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ हुआ था। वो बस उन्होंने वाटर सोर्स चेंज की, बट विदाउट टेलिंग द पीपल जो उस कम्युनिटी के थे। ना उन्होंने उस वाटर को ट्रीट किया एज इट इज, उस पानी को, जस्ट टू सेव द मनी, कि हमारे पास जो है वो उन लोगों को कम रिसोर्सेज से भी अगर गुजारा हो रहा है तो हम उनको वो कर दें। अब ये वाली जो एरिया था वहां पर हमारे पास जो मेजोरिटी थी वो ब्लैक कम्युनिटी थी, वर्किंग क्लास। और ड्यू टू के वो इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस कर रहे थे ये अथॉरिटीज, तो उन्होंने उसको एक वेस्ट वाटर के साथ वाटर सोर्स को रिप्लेस कर दिया। और वहां पे वो जो कम्युनिटी थी वो, लाइक, हम सबको भी पता है कि यूएस में जो हमारे पास ब्लैक कम्युनिटी है उसको इतना, वो उनको इतना सुपीरियर या इक्वल नहीं समझते। तो उनके लिए ये चीज ओके थी कि इट्स ओके अगर हमने उनको इस तरीके से, लाइक, उनको हमने एक जो बेसिक नेसेसिटी है वाटर, जो हम हर चीज में यूज करते हैं, वो चीज भी हम उनकी, अगर वेस्ट वाटर से भी दे रहे हैं, अगर हम उनको कोई अनट्रीटेड वाटर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो हमारे पास इस वाटर में ये लेड कंटेमिनेटेड वाटर था जिससे हमारे पास बहुत ज्यादा इश्यूज आए इन चिल्ड्रन, और रिपोर्ट भी हुए, बट उस चीज को कंसिडर नहीं किया गया। हमारे पास इस एरिया में 57% देयर वाज ब्लैक कम्युनिटी एंड 40% पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। तो उनको ना ही इन्फॉर्म किया गया, ना ही जब उन्होंने बात की या अवेयरनेस रेज करने की कोशिश की तो उस चीज में उनको कोई कंपनसेशन दी गई। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि किस कम्युनिटी ने सफर किया, लाइक द पुअर वन, कि जो, जिनके पास अथॉरिटी नहीं थी। अगर वो कुछ करते भी तो जो हमारे पास उससे बड़ी अथॉरिटी है वो किसी ना किसी तरीके से उस चीज को डिसमिस कर देती है। अब जो हमारे पास डिसीजंस हैं वो किसने लिए, वो तो स्टेट ने ही लिए, राइट। तो हमारे पास बगैर कंसेंट के, बगैर वार्निंग के, अगर हम कम्युनिटीज को में कुछ भी चेंज कर लें अपने बेनिफिट के लिए, तो वो जिस तरीके से एक्सप्लॉइट होती है, उनका जो राइट है वो उनको नहीं मिला। तो ये हमारे पास क्लाइमेट इनजस्टिस में आ जाते हैं जो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। देन वी हैव अनदर वन, ये भोपाल गैस इंसिडेंट। इसमें हमारे पास, ये इंडिया में हुआ था इन 1984। इसमें हमारे पास जो एक पेस्टिसाइड प्लांट है, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट, एक अमेरिकन ओन्ड कंपनी की एक सब्सिडी थी इंडिया में, जिसमें हमारे पास क्या हुआ कि एक पॉइजनस गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनेट, इसको, देखिए, लीक हो गई उस पूरे प्लांट में से। और हमारे पास जो 40 टन की गैस है वो स्प्रेड हो गई उस पूरे जो स्लम वाला एरिया था उसमें, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं, मोस्टली हमारे पास इंडस्ट्रीज कहाँ बनी हुई होती हैं, वो बाकी पॉपुलेशन से तो दूर बनी हुई होती हैं, लेकिन उस तरह फिर भी कोई ना कोई पॉपुलेशन रह रही होती है जो हमारे पास वो होती है, जो बाकी एरिया में लैंड परचेज नहीं कर सकते, बाकी एरिया में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो ये वाली चीज भी हमारे पास एक फिलोसफी में टर्म होती है, यूटिलिटेरियनिज्म, कि हमारे पास ज्यादा लोगों का तो फायदा हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। तो ये उस चीज में आ जाती है कि हम उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, कि अगर हमें लगे कि अच्छा चलो, वो चीज, वो उनका इतना राइट नहीं है कि वो इक्वल आए बाकी ह्यूमन बींग्स के, तो हम उनको
कोई राइट नहीं भी दे रहे तो कोई बात नहीं। इसमें हमारे पास 500,000 लोग इफेक्ट हुए थे, और डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स हुई, स्किन डैमेज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर्स। इसमें जब हमारे पास जो विक्टिम्स हैं या जो लोग हैं, उन्होंने बात की ये लाइक अगेंस्ट दिस, के हमारे पास इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ, इतना ज्यादा हमारे पास डैमेज हुआ, जो सारी कम्युनिटीज थी वो इफेक्ट हो गई। तो जो हमारे पास ये यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो लाइक जो सब्सिडीज भी होती हैं वो भी रूल्स उसी तरह फॉलो करती हैं जैसे वो एक जहाँ पे उनकी मदर कंपनी होती है उस तरीके से। लाइक हमारे पास बहुत ज्यादा इस तरह की फ्रेंचाइज वाली चीजें हैं अब तो हम उस चीज को देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होती हैं, वो उन्हीं कंपनीज के थ्रू ही आते हैं। यहाँ पे खुद से बना के या हम उस चीज को चेंज करके नहीं यूज कर सकते। तो ये एक बहुत मेजर इन्वायरमेंटल इनजस्टिस वाला पॉइंट था फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, कि हमारे पास एक कंपनी बाहर से आई, यूएस से, बट उन्होंने उस चीज को ठीक तरीके से यूज नहीं किया, ठीक तरीके से उस चीज को प्लांट नहीं किया, रेगुलेट नहीं किया, कि वहां के लोग इतने ज्यादा इफेक्ट हो गए, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन इफेक्ट हुई उस एक इंसिडेंट की वजह से। देन वी हैव another केस स्टडी। इसमें हमारे पास जो इसमें हमारे पास अगेन एक कंपनी, शेल, उसका इम्पैक्ट है एक, अगेन एक वल्नरेबल कम्युनिटी, नाइजीरिया पर। इसमें हमारे पास जो उनकी डिफरेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स थे, उससे ऑयल ऑयल स्पिल होता रहा, गैस फ्लेयरिंग होती रही, और वो उनके लैंड, वाटर और एयर को पोल्यूट करता रहा। ये 1985 में जो हमारे पास लाइक ओवर 70 इयर्स हमारे पास जो 1.5 मिलियन टन का ऑयल है वो वहां पे स्पिल होता रहा, और पूरे साल में हमारे पास इसमें बहुत ज्यादा केसेस आए। अब इसमें भी हमारे पास जो है, और इसमें हमारे पास जब इन एरिया के लोगों ने, वही बात है, एरिया के लोगों ने जब डिमांड करने की कोशिश की, कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश की, तो दे गॉट नथिंग। क्योंकि ऑब्वियसली जो वहां पे काम कर रहे थे, जो वहां पे अपनी चीजें कर रहे थे, वो एक हायर अथॉरिटी थे, तो वो बस डिसमिस करके चीज को बगैर एक कॉन्सिक्वेंस फेस किए कि वो अकाउंटेबल हों, वो उस चीज से लाइक बस गायब हो जाते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये हुआ कि जो हमारे पास हो गया ऑयल स्पिल, तो उसको क्लीन अप भी नहीं किया गया, उसको रेमिडिएट भी नहीं किया गया, और वो उसी तरीके से उस एरिया में लोग और उनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता रहा। देन अगर हम पाकिस्तान के डिफरेंट केस स्टडीज देखें, कि पाकिस्तान में भी ये तो डिफरेंट लाइक कंट्रीज ने डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लाइक कम्युनिटी को किया ना, कि हमारे पास एक हायर अथॉरिटी थी, उसने एक वल्नरेबल कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर लिया। अब हमारे पास पाकिस्तान में हमारे पास जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जैसे लियारी में हो गया, डिफरेंट जो स्लम्स एरिया में लोग रहते हैं, वो हमारे ही एक्शन की वजह से इफेक्ट हो रही होती है। हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो इंडस डेल्टा वाटर डाइवर्जन है सिंध में। तो हमारे पास जो डैम्स हैं वहाँ पे पंजाब में, वो सिंध के लोअर कम्युनिटीज और उनके वाटर को डाइवर्ट करके वहां पर लेके जाते हैं। तो उनके जो फिशरमैन और फार्मर्स हैं, वो एक ड्राउट काइंड ऑफ कंडीशन फेस करते हैं, कि लॉस ऑफ रिवर फ्लो, सैलिनिटी इंट्रूजन, और उनकी जो फिशरीज हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, बिकॉज उनका वाटर कंज्यूम कर लिया जाता है। तो इसमें जो हमारा इनजस्टिस है वो ये है कि हमारे पास जो वाटर है वो
हम उस डेल्टा कम्युनिटी से स्टोर कर लेते हैं और हम वो डैम में यूज कर लेते हैं। तो नाउ हम जो कम्युनिटी वहां पे रह रही है या वो उस चीज को यूज कर रही है, उस रिसोर्स को यूज कर रही है, हम उनसे तो कोई कंसेंट नहीं लेते, हम उनको तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्म नहीं करते कि हम ये एक्शन करने जा रहे हैं। तो इससे आपकी पूरी लाइफ पर या आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कितने एक्सपर्ट होंगे। देन वी हैव द रहरी गोट एंड फिशर फोल्क इन कराची। इसमें भी हमारे पास जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं वो उसमें वाटर में ऐड कर दिए गए, तो जिससे हमारे पास जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। अगेन इसमें जो हमारे पास सिंधी कम्युनिटी है उसने एनवायरमेंटल लॉस सफर किया, जिसमें उनको कोई प्लानिंग नहीं थी, उनको कोई बताया नहीं कि हमारे पास ये चीज हो रही है कि हम अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स उनके जो रिसोर्स है, उनका जो वाटर है उसके अंदर ऐड किया। देन वी हैव वाटर इनइक्वालिटी इन लियारी कराची। हमारे पास जो लियारी है वो बहुत लो इनकम एरिया है। ओके, तो जो हमारे पास लियारी है वो हमारे पास बहुत लो इनकम कम्युनिटी है। लाइक वो लोग बहुत एक स्लम्स काइंड ऑफ एरिया के, उनके पास इतने सेफ वाटर तक की उनके पास नहीं है कि वो सेफ वाटर पी लें। उनके पास जो चीज आती है, लाइक हमारे पास कराची में मोस्टली जो एरियाज हैं जहाँ पर पुअर कम्युनिटी होती है, वहां पर उनके पास साफ पानी तो बहुत दूर की बात है। इवन जो हमारे पास जो रिच एरियाज है वहां पर भी साफ पानी रेयरली होता है। तो वो जो हमारे पास एक रिच कम्युनिटी है या जिनके पास इतनी इस्तात है कि वो पानी ले सकें, तो वो भी जो टैंकर का पानी है वो यूज करते हैं। तो जो हमारे पास बहुत ज्यादा इस तरह की कम्युनिटी है जो नहीं खरीद सकते, तो दे हैव टू वेट कि उनके उनकी उस कम्युनिटी तक पानी कितना आए, कैसे आए, और वो फिर उस चीज को यूज करते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हैं यूट्यूब पर जो आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो सकता है एक ज्यादा इन डेप्थ कि हमारे पास हमारे ही मुल्क में एक जगह पे हम हैं जिसके पास सारी रिसोर्सेज हैं और दूसरी जगह पे हमारे वो लोग हैं जिनके पास पीने का साफ पानी भी नहीं है। सो वो गंदा पानी ही मिले लेकिन उनकी नीड होती है तो वो चीज यूज कर लेते। देन वी हैव हमारे पास लाहौर की पोल्यूशन का, कि हमारे पास जो लाहौर में एयर पोल्यूशन स्मॉग उसका जब हुआ था कि हमारे पास इतनी ज्यादा लाहौर में स्मॉग हो गई, इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया, तो वो सिर्फ हमारे एक्शंस नहीं थे, वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भी डिफरेंट एक्सप्लॉइटेड यूजेज या उनके बिहेवियर की वजह से हमारे कंट्री में वो चीज़ इम्पेक्ट करी थी। देन वी हैव फैसलाबाद ग्राउंड वाटर टॉक्सिसिटी। इसमें भी हमारे पास, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, तो उनका कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर वो लोकल रेजिडेंट यूज कर रहे होते हैं और फिर उनको डिफरेंट डिजीज होती हैं। तो ये कम्युनिटीज हमारे पास, वहाँ की कम्युनिटीज जो वो यूज कर रही हैं, वो जो हमारे पास बॉटल्ड वाटर होता है या साफ पानी अगर पैसे का लेना हो तो वो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बंदा कितना ही पानी खरीद खरीद के लिए इतने ज्यादा पैसे में। देन वी हैव another सीवेज डंपिंग इंसिडेंट ऑफ कराची, कि हमारे पास जो 500 मिलियन गैलन्स का अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो डंप किया जाता है मेरीन इकोसिस्टम्स में, और जो मैंग्रोव्स को डायरेक्टली इम्पेक्ट करे। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये हम अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं, अपनी ही उन कम्युनिटीज के साथ कर रहे हैं जो आवाज नहीं उठा सकते, और अगर आवाज उठाएं तो हमारे पास सिस्टम है कि हम उनको उनकी आवाज को या उनको उस तरीके से चुप करा दें। तो ये सारी चीजें हमारे पास इन्वायरमेंटल इनजस्टिस में आ जाती हैं कि एक जगह पे इतनी एक्सट्रीम है कि कोई चीज एक्सप्लॉइट हो रही है। लाइक वी हैव कि हमारी डेवलप्ड कंट्रीज
जितनी पोल्यूशन क्रिएट करती हैं हमारी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग उस तरीके से नहीं क्रिएट करती, बट वो भी सफर कर रही हैं। तो ये भी हमारे पास इन्वायरमेंटल इनजस्टिस में आ जाता है कि हमने तो उतनी एक्शंस नहीं किए, हमने तो उतनी इंडस्ट्रीज नहीं बनाई, हमने तो उतनी अर्बनाइजेशन नहीं की जितनी लाइक यूएस ने की, यूके ने की, चाइना ने की। लेकिन उन लोगों ने की, एंड नाउ हमारे पास इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो वो सारे पूरी मुल्क को कहते हैं, पूरी जो अर्थ है उसको कहते हैं कि आपको अपने एक्शंस को लाइक देख के चलना है कि आप कितने एक्शन ले रहे हैं, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। बल्कि जब उन लाइक जब वो अपने एक्शंस करते हैं, लाइक जब वो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो वो उस चीज को नहीं कंसिडर कर रहे, और वो बहुत बाद में जाके जब उनकी कंट्रीज डेवलप्ड हो गई तो नाउ दे आर कंसिडरेट अबाउट कि हमारे पास हमें एनवायरनमेंट को भी सही करना है। देन हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉज आ जाती हैं। अब इन्वायरमेंटल लॉज में हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जो लीगल रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। जैसे हमारे पास डिफरेंट एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बने सो हम पूरे जो दुनिया है वो मिल के सारी कंट्रीज काम कर सकें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हमारे पास कि हम इंसान किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन सब से। तो ये इस चीज के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि हमारे पास जो कंपनी या पर्सन एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं वो उसको रिस्टोर भी करे, वो उसको क्लीन भी करे। फिर हमारे पास आ जाता है कि एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि हमारे पास कोई एक्शन अगर कोई हार्म करे एनवायरनमेंट को तो वो कोई प्रिकॉशन भी लेके हमारे पास ये हमारे पास होना चाहिए कि हम कोई एक्शन ले रहे हैं कि हमारे पास ये इसका डैमेज हो सकता है, ये इसका फायदा है और ये इसका डैमेज है, ताकि जो हमारे पास कम्युनिटीज हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको पता चले। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारे पास जो, क्योंकि मोस्टली हम जो इकोनॉमी को डेवलप करने के चक्कर में हम इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। कि हमारी इकोनॉमी, अब जैसे हमने पीछे फ्लिंट रिवर वाला केस पढ़ा, तो उसमें भी इकोनॉमी को सही करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस में जा रहे थे, तो उन्होंने वाटर सोर्स थी उसको शिफ्ट कर दिया इनटू लेस चीपर वाटर सोर्स, जो कि थी गंदी लेकिन उनको कम पैसों में मिल रही थी। तो वो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए या उसके लिए उसको कंसिडर करते हुए उन्होंने उस चीज को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे पास जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट हमने वो करते हुए जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। कि हम अपना इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय कर दें और वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस की एबिलिटी के वो रिसोर्सेज यूज कर सकें वो ही खत्म हो जाए। कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सारी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज यूज कर लें और फिर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके पास कुछ भी ना बचे। फिर हमारे पास है इंटर जनरेशनल इक्विटी। ये भी हमारे पास इन्वायरमेंट, जो हमारी करंट जनरेशन है वो इन्वायरमेंट को इस तरीके से यूज करें कि वो प्रिजर्व हो और वो एक सस्टेनेबल अप्रोच के थ्रू जाएं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो उस चीज उनके लिए भी वो भी अपनी रिसोर्सेज यूज कर सकें। देन वी हैव पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस, कि हमारे पास जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे पास कम्युनिटीज हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जिधर जाके हम अपने डिफरेंट अर्बनाइजेशन कर दें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज बिल्ड कर दें, तो उनके पास भी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग और लीगल रेमेडीज, उनके पास भी ये राइट होना चाहिए कि वो डिसीजन में पार्टिसिपेट करें, कि वो अपना पर्सपेक्टिव पेश करें कि अगर वो हम उनकी कम्युनिटी में कोई चीज लेके आ रहे हैं तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वो उनकी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा। देन हमारे पास कुछ मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं
तो उसमें हमारे पास 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ने फर्स्ट एग्रीमेंट किया कि हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करें। देन वी हैव फ्यू इयर्स लेटर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कि हमारे पास जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि हम जब भी कोई चीज बनाते हैं, हमने जब भी कोई चीज बनाई वो एनवायरनमेंट को कितना डैमेज कर रही है वो हमें डैमेज होने के बाद पता चला। और ऑब्वियसली बट हमने हम अब तो इतने अवेयर हो गए हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं वो हम बगैर ये देखे कि उससे क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं और कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, हम उसको बस फौरन से अप्लाई करना शुरू कर दें। अब हमारे में इतनी अवेयरनेस है कि हम जो भी एक्शन लें, चाहे वो इंडिविजुअली हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, या अगर हमारे पास कोई अथॉरिटी है और हम बहुत बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, तो उसमें हमारे पास वो चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं करी, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम नहीं चेक करेंगे और हम बस वो चीज़ यूज करना शुरू कर दें, तो इसी तरह से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि फिर हमें लेटर ऑन जब वो डैमेज कर चुका हो तो फिर हम उस चीज़ को बैन कर रहे होते हैं या उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं। देन वी हैव 1992 रियो अर्थ समिट एजेंडा 21। इसमें हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल कॉपरेशन हुई। देन वी हैव 1997, इसमें हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन है उसके बारे में लाइक अवेयरनेस हुई, उसके बारे में काम करना शुरू किया। देन वी हैव 2015 पेरिस एग्रीमेंट के हमने जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। एंड इन द लास्ट वी हैव ऑनगोइंग यूएन एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट के ही पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट्स को कवर करता है और वो उसको सेव करता है या हम उसको कंजर्व करके एक सस्टेनेबल अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। देन हमारे पास पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल लॉज क्या है। मेन जो हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉ है वो है ईपीए वाला, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पीईपीए 1997 में क्रिएट हुआ था। पाकिस्तान ईपीए, एनईक्यूएस एंड डिफरेंट हमारे पास जो रेगुलेशंस हैं वो मैंडेटरी बना दिए फॉर इंडस्ट्रीज। फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोविंशियल, ये तो मेन लॉ है कि पूरा पाकिस्तान फॉलो करेगा। देन वी हैव प्रोविंशियल लॉज, तो हमारे पास 18th अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंस को में उसका एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया कि वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग उस चीज को एनालाइज करें कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव है, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करें। इसमें हमारे पास जो पॉलिसीज हैं उसमें नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2012 में बनी, और अपडेट हुई 2021 में। देन वी हैव कि हमारे पास जो 2025 का विजन है वो ग्रीन ग्रोथ या क्लाइमेट रेजिलियंस का है। देन वी हैव कि पाकिस्तान ग्लोबल एग्रीमेंट्स का भी पार्ट है, लाइक पेरिस एग्रीमेंट, यूएनएफसीसी, सीबीडी एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि हमारे पास इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, हमारे पास जो डिफरेंट इनजस्टिस हो रहे हैं वो क्या है, हमारे पास लॉज क्या है। अब हमने कि हम खुद क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बातें थी ये तो हमारे पास जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ले सकते हैं। ये आपको लाइक अवेयरनेस देने के लिए, आपको इतना नॉलेज देने के लिए कि आप चीज अंडरस्टैंड करें और आप जो है उस चीज के लिए काम कर सकें। क्योंकि अभी तो लाइक हमारे पास जो फेलोशिप में हैं सारे वो मोस्टली हमारे पास यूथ है, राइट। तो आप लोग अभी सिर्फ इंडिविजुअल एक्ट्स या कम्युनिटी बेस्ड एक्शंस ले सकते हैं, बट लेटर ऑन आप लोग ही वो लोग होंगे जो डिफरेंट अथॉरिटीज में जाके काम करे होंगे, डिसीजन मेकिंग वाली चीज, पॉलिसीज वाली चीज। तो लाइक जो चीज आप यहाँ पे सीख रहे हैं हमेशा उस चीज को वहां पे इम्प्लीमेंट करना। लाइक अगर हम अभी कहें कि हमारे पास तो इतना नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम कहें कि हम जो है अपने जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं या डिफरेंट एरियाज में हम काम करना शुरू कर दें बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
जिनके लिए जितनी आपकी कैपेसिटी में है आपको वो करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम जो है, जो हमारे हम हमारे उसमें आ जाते हैं कि हम कर सकें, हम वो करें। बट हम उस चीज को हमेशा अपने जेहन में रखें, हम उस चीज के बारे में हमेशा अवेयर हों कि हमें पता हो कि अगर हम किसी बड़ी पोजीशन पे चले जाएं तो हमने उस चीज को मिस यूज नहीं करना। क्योंकि हमने इंडिविजुअल भी एक्स किए, हम जब छोटे थे तो भी हमने काम किया, तो जब हम एक बड़े स्केल पे चले जाएं तो भी हमने उस चीज को एक पॉजिटिव वे में या सस्टेनेबल वे में ही यूज करना है। नहीं, इसमें हमारे पास जो इंडिविजुअल लेवल एक्शंस हैं उसमें सस्टेनेबल हैबिट्स के हमारी जो हैबिट्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अब हैबिट्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब हैबिट्स में हम ओवर कंजम्पशन भी आ जाती है, हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज भी आ जाती है। तो हमने हमेशा जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं उसको, जो हमारे पास 3 R's होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, कि हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं हम उसको रिसाइकल करें, यूज रीयूज करें और रिड्यूस करें। हमारे पास प्लास्टिक कंजम्पशन है, हमें एक हैबिट होती है कि हम चीजें प्लास्टिक में कंज्यूम करते रहते हैं। तो हम उस चीज को रिड्यूस करें, अगर यूज कर रहे हैं तो हम रीयूज कर लें, वरना हम उस चीज को रिसाइकल कर लें। फिर हमारे पास है कि हम वाटर कंजर्वेशन करें, कि हमारे जो डिफरेंट हमने पिछले जितने भी सेशंस हैं उसमें काफी तरीके इस तरह के पढ़े कि हमारे पास अगर कोई छोटा सा लीकेज भी हो रहा है तो उससे भी एक ड्रॉप, हमें नजर आ रहा है कि एक ड्रॉप 1 सेकंड में अगर जा रहा है तो हम कहें कोई बात नहीं, एक ड्रॉप जो है। लेकिन वो अगर हम कलेक्ट करते रहें वो एक ड्रॉप ओवर अ डे बहुत ज्यादा क्वांटिटी बन जाता है। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, वो एक बेहतर सस्टेनेबल, हमें कंजर्व करें एनवायरनमेंट को, रादर देन कि हम अगर कोई चीज हमें भी लग रही है कि छोटे स्केल पे ही है और हम उसको निग्लेक्ट कर दें और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज ज्यादा डैमेज कर दे। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हम जो भी हमारे एक्शंस हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमें ये एनालिसिस खुद अपनी करनी है। देन वी हैव कि हम जो एनर्जी है उसको सेव करें, कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी है जरूरी नहीं है कि हम वो ही यूज करें, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम डिफरेंट जो मशीन्स यूज करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स यूज करते हैं, लाइट्स वगैरह, वो हम अपनी रिसर्च इतनी करें कि हमें पता हो कि अच्छा इसमें से सबसे सस्टेनेबल कौन सी चीजें हैं, हम वो यूज करें। देन वी हैव कि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्शन है हम वो करें, कि वेस्ट भी हमारी रिसोर्सेज भी यूज हो रही हैं। जैसे हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में पढ़ा था कि हमारे पास रिसोर्सेज तो यूज हो रही हैं और साथ साथ हम कितना वेस्ट जो है लैंडफिल्स में ऐड करें, वो भी हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनाते हैं। तो हमने अपना वेस्ट भी रिड्यूस करना है, कि हम चीजें ओवर कंजम्पशन ना करते हैं कि हम फिर उसको वेस्ट बनाते हैं। फिर हमारे पास कंज्यूम माइंडफुली, जैसे हमारे पास एक पूरा सेशन था इस पर कि हमने उतनी ही चीज लेनी है जितनी हमने यूज करनी है, रादर देन कि हम बहुत ओवरली चीजें ले लें, ओवर कंजम्पशन कर लें और फिर वो चीज हम यूज भी ना करें। देन वी हैव कि हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप इंसान हैं, यू हैव द राइट कि आप नेचर यूज कर सको, बाकी आपको उस तरह से यूज नहीं कर सकते तो आप उनको यूज करते रहो। आपने हर चीज का ख्याल रखना है, पूरे इकोसिस्टम का ख्याल रखना है, बिकॉज इकोसिस्टम में डिफरेंट साइकिल्स चल रहे होते हैं, डिफरेंट हमारे पास फूड वेब होता है, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। तो अगर कोई भी एक चीज वहां से मिसिंग हो तो हमारे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो उसमें हम भी आते हैं। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से भी देख लें तो भी हमें इकोसिस्टम का ख्याल रखना पड़ेगा। देन वी हैव कि हम इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यूज करें, ट्री प्लांटिंग करें। ट्री प्लांटिंग में भी हमारे पास जो लास्ट टाइम पैनल डिस्कशन हुई थी उसमें भी बात हुई थी कि जब ट्री प्लांटिंग हम कर रहे होते हैं तो हमने ये भी देखना होता है कि हम कौन सा ट्री प्लांट करें। हमने सिर्फ ये नहीं करना होता कि बस ट्री प्लांट हम करते रहें,
हमने ये भी देखना होता है कि वो जो ट्री है वो उस एरिया में ग्रो भी कर सकते हैं या नहीं। अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो बाकी ऑलरेडी ग्रोन प्लांट्स उनको तो नहीं नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा, बिकॉज प्लांट्स में ये टेंडेंसी होती है। देन वी हैव कि हम अवेयरनेस रेज करें। फिर हमारे पास आ जाते हैं कम्युनिटी एक्शंस। कम्युनिटी एक्शंस में हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्लीन अप ड्राइव्स कर सकते हैं, पार्क्स में कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रीट्स में कर सकते हैं। फिर हम रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करें। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो आप लोगों को एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, वो आप अपने कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है तो आप उनके अंदर ये चीज ऐड करें, उनकी पर्सपेक्टिव में कि हमें एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना होता है। देन भी हैव कि हम जो लोकल फार्मर्स हैं और मार्केट्स हैं उनको सपोर्ट करें ताकि हमारा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। फिर हम ग्रीन स्पेसेस, गार्डन्स, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करें एज कम्पेयर टू हमारे पास मोर अर्बनाइजेशन। इको क्लब फॉर्मेशन, कि आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ मिलके आप डिफरेंट जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंडर एक काम कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें बाकी पूरी यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें ऐड हो सकें। फिर पॉलिसी एडवोकेसी और क्रिएटिव कैंपेन्स जो आप खुद कर सकते हो वो आप इसमें ऐड करें। तो आज इन्वायरमेंटल एथिक्स में हमारे पास यही सब था। अगर आप उनका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके बाद फिर एक छोटी सी एक्टिविटी टाइप या इंटरेक्टिव चीज है, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ, कि आप लोग जितना इधर से प्रोडक्टिव डिस्कशंस लेके जाएं उतना आप लोगों को फायदा हो। तो दैट्स ऑल अभी तक। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी शाफिया। Assalamu alaikum. I hope you're doing well and a very thought-provoking topic and session. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे लॉज के बारे में बात की, लेकिन आपने लॉज से पहले लाइक ये कहा कि हम एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो चीज़ें एथिक्स, सॉरी, सो आपने जैसे ये बात की कि हम इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं रादर देन कि हम लॉज को देखें। जैसे हमने कहा कि जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो मॉरल लॉज होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि वॉलेंटरी होते हैं और जिस पे कंपल्शन नहीं होती, और तो फिर हम उससे फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं। तो आपने बहुत सारे लॉज बताए, तो आप मुझे अगर कुछ चीज़ें हाईलाइट कर सको एज पेनाल्टीज़। जैसे आपने कुछ नेशनल लॉज की भी बात की, कुछ इंटरनेशनल लॉज के बारे में बताया। तो अगर वो फॉलो नहीं होते हैं और अगर पास्ट में फॉलो नहीं हुए कभी, तो क्या उन पे कुछ पेनाल्टीज़ हैं, या अगर अभी फॉलो नहीं होते तो क्या पेनाल्टीज़ हैं जो कि अभी लग सकती हैं? ओके ठीक है, मैं आपका आंसर करती हूँ। तो हमारे पास जो पेनल्टीज हैं वो होती हैं, लाइक नॉट इन एवरी कंट्री, लेकिन हमारे पास कुछ कंट्रीज में इस तरह से होता है कि हमारे पास फाइन्स होते हैं, हमें डिफरेंट लाइक एक्शंस लिए जाते हैं हमारे, कि हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय करें। तो उसमें हमारे पास लाइक जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसमें भी ये है कि हम पर फाइन हो सकता है अप टिल 1 मिलियन और मोर। ठीक है। और अगर हम किसी भी, लेकिन ये हमारे पास पर्सनल लाइक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, हमारे पास कंपनी बेस्ड है कि अगर कोई कंपनी इलीगली कोई चीज डंप करी है अनट्रीटेड, लाइक कोई चीज उनके पास इंडस्ट्री है उसके वेस्ट वाटर निकल रहा है, तो वो उसको ट्रीट किए बगैर अगर कहीं पे भी डंप करी है, या कोई प्लास्टिक वेस्ट है, तो वो उस चीज को कंसिडर किया जाता है कि उस पर ईपीए के अकॉर्डिंग फाइन होता है। बट अगेन लाइक हमारे पास हैं लॉज, उनमें इस तरह की चीजें भी हैं कि अगर लॉज फॉलो नहीं होंगी तो हमारे पास एक्शंस हैं कि हम उसके अगेंस्ट लें। लाइक हमारे पास पाकिस्तान में तो नहीं होता, मोस्टली नहीं होता, बिकॉज हम
जो लाइक लॉस के अलावा भी अगर हम कोई काम कर रहे हो कि हमें पता चले कि अच्छा इस एरिया में कोई चीज डिफेक्टेड है, हमें इस चीज को ठीक करना है, कोई चीज, कोई इंडस्ट्री अनट्रीटेड वाटर रिलीज कर रही है, तो हम उस चीज को भी कंसिडर करके, देख के, नोट करके, तो हम उस पे एक्शन लेते, लाइक एक्शन लेना एक हमारे लिए बहुत आगे वाली चीज चली जाती है, कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है, हम सिर्फ उसको रिपोर्ट्स में ऐड करके फिर कि हमने अपना काम कर लिया, फिर उस चीज को ठीक नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। तो मेजोरिटी जो पाकिस्तान में इसी तरीके से ही चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से वो चीज, लाइक वो रूल जो बनाए हैं, वो जब हमने, लाइक ये तो हमारा, वैसे ही हमारी सोच है ना कि हम जो कम्युनिटी है वो छोटे लेवल पर भी अगर हमने कोई काम करना हो तो हम वो काम तभी करते हैं जब कोई हमें अथॉरिटी देख रही हो कि अच्छा ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। वरना अगर हम वो काम कर रहे हैं उससे कुछ डैमेज हो रहा है तो लोग उसको डिसमिस भी कर देते हैं। तो पाकिस्तान में ईपीए के थ्रू है हमारे पास कि फाइन होता है, हमारे पास इवन जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं अगर वो प्लास्टिक बर्न करें ओपन एयर में तो उस पर भी होता है। लेकिन ये बात हमें पता है कि हमारे पास जो वेस्ट होता है वही ओपन एयर में हम जला रहे होते हैं और उसको कोई देख नहीं रहा होता कि अच्छा किसने जलाया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा होता जितना मर्जी धुआं जहां तक भी जाए। लेकिन बाकी कंट्रीज में होता है, लाइक हमारे पास अगर हम लें कि दुबई में हमारे पास जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि अगर हम कोई वेस्ट वैसे भी उनकी जो रोड्स हैं, उनके सिस्टम्स हैं, वहां पर भी फेंक दें तो दे फाइन अ लॉट। और इस तरह की कंट्रीज जो एक्चुअली में उन रूल्स को फॉलो करती हैं, अब वहां पर ही ये रूल्स जो है एक्चुअल में कंसिडर होते हैं। लेकिन सैडली हमारे पास जो पाकिस्तान में रूल्स तो बने हैं और काम भी किसी हद तक हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास रूल्स हैं, फाइन भी लग सकता है, हम लाइक जेल भी जा सकते हैं। बट फिर वही चीज आ जाती है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी को भी लाइक एक जस्ट होना चाहिए, जो कि वी लैक दैट। यस मीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल टॉपिक। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि इको सेंट्रिज्म जो अप्रोच है उसमें क्या हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों को कंसिडर करेंगे? क्योंकि इकोसिस्टम या उस लिहाज से देखें तो इज एक्चुअली द इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक ना, तो इसको काइंडली थोड़ा एलाबोरेट कर दो। जी जी मीज़ाब, हमारे पास जो बायोसेंट्रिज्म है उसमें सिर्फ जो लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में, लाइक उनके राइट्स के बारे में, या हम उनको तो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, वो चीज़ कंसिडर होती है। लेकिन जो हमारे पास इको सेंट्रिज्म है, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास अप्रोचेस हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, ये जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा कनेक्शन है विद नेचर, अब नेचर का नेचर से ही कनेक्शन हो, लाइक प्लांट का इन्वायरमेंट से, एनिमल्स का इन्वायरमेंट से, या ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट से, उसको ही कंसिडर करके हमारे पास ये सारी थीरीज हैं। तो जो हमारे पास इकोसेंट्रिज्म है उसमें बायोटिक जो लिविंग बींग्स हैं और एबायोटिक जो हमारे पास ये माउंटेन्स, सॉइल, वाटर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनका रिलेशन कि हमें वो चीज हमें चाहिए और उनको प्रिजर्व करना हमारा काम है। तो वो चीजें एक पूरा साइकिल सही रहेगा तो हमारे पास जो नेचर है वो प्रिजर्व रहेगी, वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो इसमें दोनों चीजों का इंटरलिंक्ड कनेक्शन ही कंसिडर किया गया। थैंक यू। और द टॉपिक वाज वेरी इंटरेस्टिंग तहसीन, एंड यू प्रेजेंटेड इट रियली वेल। सो थैंक यू। अगर किसी का कोई ओके, क्वेश्चन, यस यस तहसीन, आप कंटिन्यू करें।
मैं कहने लगी थी कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर जो है हमारा विजन बिल्डिंग और एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी हम कर लेते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन है। तो हमने तो आप लोगों को पढ़ाया ही, लेकिन आप लोगों ने जो चीज़ सीखी, हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप लोगों में से कोई, मतलब सारे ही, कोई एक पर्सपेक्टिव जो आपने इस पूरे फेलोशिप में सीखा, जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए। क्योंकि हम लाइक ह्यूमन बींग्स है, राइट? हमारे पास जो हमारा, जैसे जो मेरा दिमाग है वो सानिया का नहीं, जो सानिया का है वो मेरा नहीं है, ठीक है? सानिया डिफरेंट तरीके से सोचेगी, मैं डिफरेंट तरीके से सोचूंगी। मुझे हो सकता है कोई और चीज अच्छी लगे इस पूरे फेलोशिप में, सानिया को कोई और चीज ज्यादा अमेज करे कि अच्छा ये चीज हुई तो ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग जितने भी हैं यहाँ पे, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप माइक अनम्यूट करके भी कह सकते हैं वन बाय वन, कि इस पूरी फेलोशिप में, पूरे एक महीने में जो चीज आपने सीखी, उसमें से कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटा सा, 2 मिनट्स में। तो ताकि सारे कवर भी कर लें इजीली, ताकि आपके जो बाकी फेलोज हैं वो आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी उस चीज को समझ लें। कि अगर हमने बात की कार्बन फुटप्रिंट पर और किसी को वो अच्छा लगा, किसी को मिनिमलिस्टिक अप्रोच वाली चीज अच्छी लगी, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है उस चीज पर, वो आप अपने बाकी फेलोज के साथ शेयर करें, ताकि वो भी उस चीज को, लाइक आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से अपने बाकी फेलोज को वो चीज समझाएं, ताकि लाइक आप एक इंटरेक्टिव चीज बना लें, जैसे हम एक दूसरे से सीख सकें। क्योंकि हमारा जो पूरी फेलोशिप है, इसका मकसद ही आप लोगों को सिखाना है। तो हमने अपना तो सिखा दिया, बट आप लोग भी ये कैपेसिटी रखते हैं कि आप सिखा सकें। तो आप बस 2-2 मिनट में छोटा छोटा सा, जितना आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने फेलोज को, वो आप एक्सप्लेन कर दें। तो आई गेस शाफिया आप लोगों को पढ़ाना चाहती हैं। जी शाफिया। थैंक यू तहसीन। बट एक्चुअली आप लोगों ने हमें जितना पढ़ाया है, मुझे लगता है इतने सारे कॉन्सेप्ट्स और इतने कम टाइम में जिस तरह से आप सब ने कवर किए हैं, दैट्स अमेजिंग। और आप लोगों की एनर्जी रोज़ मैं सुन रही होती हूँ, बहुत अमेजिंग होती है। मुझे जहाँ तक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस फेलोशिप से समझ आई है वो ये आई है कि सबसे पहले तो रादर देन कि हम ब्लेम करें कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया या फिर उस प्ला कंपनी ने ये काम किया और उनकी वजह से ये हो रहा है, या किसी दूसरी कंट्री को ब्लेम करना, तो सबसे पहले हमें खुद को अकाउंटेबल रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में, दैट व्हाट वी आर डूइंग। क्या हमने जो कचरा या क्या हम जो चीज़ खा रहे हैं, क्या वो रैपर हमने सही जगह डिस्पोज ऑफ किया है, नहीं किया, या किया है, या जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सस्टेनेबल प्लास्टिक है या नहीं है। या फिर अगर हम किसी बिज़नेस में हैं और हमारा जो बिज़नेस है वो इस तरह का है जो कि इस तरह के मटेरियल रिलीज़ करता है दैट आर इन्वायरमेंटल हार्मफुल, तो क्या हम उसको सस्टेनेबल बनाने में या उसको इस तरह से मोल्ड करने में कोई रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आई है वो ये कि रादर देन कि हम दूसरों को ब्लेम करें, हमें खुद को अकाउंटेबल रखना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि जब तक हम खुद अकाउंटेबल नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, हाउ कैन वी से टू समवन एल्स कि आपने ये नहीं किया या आपने ऐसे नहीं किया, या गवर्नमेंट को कहें कि आपने यूँ नहीं किया। वी हैव सीन हमारे अपने जो घर होते हैं उनके बाहर हमारा इतना सारा कचरा पड़ा होता है, उनमें से आधा हमारा ही होता है। दैट इज़ अ रियलिटी, अ बिटर रियलिटी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। और दूसरा जो आपने बताया कि आपके कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे वैसे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे। रॉस का एक नया टॉपिक और इतना ज़्यादा डीप डिग इन करने का मौका आई डोंट थिंक सो मुझे पहले कभी मिला, तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग चीज़ थी। एंड आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड in the future too. Hats off to you and your team and Eco Revival Pakistan. You guys are doing an amazing job. थैंक यू सो मच शाफिया। और ये भी कि आपका भी जो बैकग्राउंड है वो
इंटरनेशनल रिलेशंस है, राइट? तो ये फेलोशिप है ही इसलिए कि हम जो आपको बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस दे सकें, ताकि जो हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं वो ही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना पूरे मुल्क की, पूरे अर्थ के जितने भी बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वी हैव द एबिलिटी कि हम चूज करें अपनी एक्शंस। तो हम सबका है ये, लाइक हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज को ठीक करें, जितने भी हमारे फ्लॉज हैं। जी मलाइका। Assalamu alaikum. I am audible. यस यू आर मलाइका। Okay. First of all, thank you so much. आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग था और एक बहुत अच्छा टॉपिक था. And thank you so much for the whole fellowship, because the whole journey was very interesting, very thought-provoking sessions, and I really enjoyed. Today, I just want to sum up the whole fellowship in just few words that I learned. One powerful perspective I learned from the Eco Revival Fellowship is that environmental revival is not just about restoring nature, but about restoring our relationship with it. Like recognizing that we are not separate from the environment, but a part of it. So this is what that we should all realize, that कि how हम किस तरह अपनी जो environment है, जब हमारा environment के साथ हमारा relation जो है वो हम उस चीज़ को realize करेंगे, तो I think so कि हम हर चीज़ को के लिए कोई ना कोई step ले सकते हैं. तो रादर देन कि हम ये वेट करें कि कोई आके आपको आपकी कोई हेल्प आउट करे या आपको कोई बताए, इससे बेहतर है कि आप इंडिविजुअली एक्शन लेना सीखें. जब इंडिविजुअली सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करेंगे, तो आई थिंक के एक चेंज आ सकता है. तो सो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस, के हमें अपनी इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा रिलेशन है ना, उसको रिस्टोर करना चाहिए ताकि हम अपने नेचर को रिस्टोर करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मलाइका कि आपने ये पॉइंट ऐड किया। एंड ट्रू कि हमें जो एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है हमारा, उसको रिस्टोर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हम कहाँ पर, हमारी क्या पोजीशन है उस चीज में। तो किसी और ने माइक अनम्यूट करके कुछ कहना है, किसी को सिखाना है, या आप सारे इंट्रोवर्ट हैं और चैट में लिख रहे हैं? Tehseen, I just missed one point I can add. जी शाफिया, यू कैन। एक चीज़ जो मैं भूल गई मेंशन करना, दैट वाज रियली इंसाइटफुल टू मी, और वो था आप लोगों के ब्रेकआउट रूम्स और वो जो ब्रेकआउट एक्टिविटी थी, क्योंकि मैंने जितने भी सेशंस या वेबिनार्स पहले अटेंड किए उसमें ये ब्रेकआउट एक्टिविटी मैंने कहीं नहीं देखी. दिस वॉज अ होल न्यू थिंग टू मी, और मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जो वेबिनार्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं. आपसे पहले भी मैंने एक और फेलोशिप ज्वाइन की हुई थी, बट आई डिडंट एबल टू टेक आउट दैट इंटरेस्ट इन इट, बिकॉज वो बहुत बोरिंग थी. बिकॉज ऑफ द टाइम लैप्स उनका 2 से 3 घंटे का था, और वो जो 2 से 3 घंटे थे वो सिर्फ एक ही साइड जो है वो आपको बता रही है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जब आपका टाइम लैप्स छोटा होता है और उसमें इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाता है. तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तो अगर मैं इन कंक्लूजन कह सकूं, तो मतलब मैं इस फेलोशिप में कभी बोर नहीं हुई हूँ. दैट इज़ द थिंग दैट आई जस्ट मिस्ड, एंड आई थॉट दैट आई मस्ट मेंशन दिस थिंग. आप लोगों की तरफ से बहुत अमेजिंग स्टेप था इंगेज करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को. सो दिस वाज एन अमेजिंग थिंग. थैंक यू सो मच शाफिया, ये हमारे लिए भी नया था ब्रेकआउट रूम वाला, लेकिन बहुत मजे की चीज थी। हमें भी लाइक मजा आया कंडक्ट करवाने में। और जो है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें पता है कि अगर हम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सिर्फ लेक्चर देते रहेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि हम भी नहीं सुनते। इसलिए हमने उसको थोड़ा सा इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, ताकि सिर्फ वो चीज एक लेक्चर या यूट्यूब की वीडियो ना बन जाए कि बस प्ले हो रही है साइड पे, या ऑनलाइन क्लासेस ना बन जाए कि बस प्ले हो रही है तो होती रहे।
क्योंकि ये ऑनलाइन है सारा, तो हमें उसको इस तरह एंगेजिंग भी बनाना होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसमें रोल भी प्ले करें, ठीक है, कि आप लोग सीखें उस चीज़ से। तो किसी और ने और कुछ ऐड करना है, बाकियों को सिखाना हो, आप लोगों को टीचर बनने का मौका मिल रहा है गाइस। Assalamu alaikum. Is I audible? यस यू आर हफ्सा। Thank you so much. I don't want to add anything, but I just want to thank CRP team and the whole arranging such an insightful sessions for all of us. It's really grateful for us, and I really enjoyed the activities provided us, like home activities we had performed, like plastic control, and secondly, how to calculate your footprint, carbon footprint. That was really interesting for me. Thank you so much. थैंक यू सो मच हफ्सा। आज भी हम एक एक्टिविटी शेयर करेंगे, ठीक है, तो सेशन लास्ट है लेकिन आप लोगों की फेलोशिप और एक्टिविटीज अभी बाकी हैं, ठीक है, ताकि आप लोग और आप लोगों को मजा आ सके। जी नेक्स्ट वी हैव, जी जी Assalamu वालेकुम alaikum. अस्सलाम। Is this possible to share screen? I have 4 to 5 slides that will be very learning for all, if convenient. ओके ठीक, आप शेयर कर लें। Okay, okay. Okay, I think I should. आपकी शायद स्क्रीन शेयर हो नहीं रही, तो आप अगर वैसे ही बताना चाहें तो आप वर्बली बता दें। Assalamu alaikum, everyone. Dr. Nazakatali here, and I have concluded the zero waste and the small steps with big change in our daily life. So I hope you will enjoy these very few slides. I would like to continue. Okay. So we talk about the zero waste. So how we can change our life by our daily activities. Why does it matter? Of the everyday life activities to our landfill and plastic trash, wastage of food, and that basically the wastage of money and resources. And then we have the living sustainability. The next slide, I think we have 5 R's that everyone should know. Refuse, reduce, reuse, and recycle, and then rot. So that means we have refuse plastic bags and single-use items. Reduce the waste that's in our daily life. Reuse the products that are reproducible, reusable, refurbished, reproduced, recycled. So let's moving forward. I think. Okay.
about plastic bottles, plastic straws, plastic bags, papers, napkins, and packaging snacks. Moving ahead, I would like to have the shopping is related to our daily life to overcome the waste. That means we have reusable and textile bags. The old traditional practices, reuse of uh, cups and these drinkable juices to avoid the use of plastic. So we can use the recyclable materials to avoid the containers for bulk food items. Then we have reduction of food wastage. What we learn about all these eco revival sessions, so we should manage our meals. We should avoid the excessive usage, and it should be sought out and should not be discarded. And we can make potential compost from these, and it could be utilized for fertilizers and other usables. So we could store properly the foods. That's okay. We should practice at our home. We should start from our home, and then we should move to our schools, colleges, and universities. So, community actions that we need a greener future. Definitely, we need to join the cleanup drive. We should have eco-friendly local business and local awareness in the pupils and schools, colleges, universities. Start from your home. Start the community that could work and compost the bins. And how do we start our zero waste journey? We should start watering the plant. We should have a green approach at our home, at our working school, universities, and colleges. And we should have the practice to set the small goals that how we can initiate this one to our friends and family to be involved. And I think the power one, the action by each person, so that we can have at least a person that refuse a one plastic bottle or one plastic straw that could be discarded. So I have been as an academician, as a teaching professor, I every day look around these challenges in our cafeterias and the offices nearby. So we are looking to have some certain solution, and definitely we work for this one. So starting from one person to 100 people, and from 1 day to 365 days, that could have a great impact as you discussed. So every drop and every single point values a lot. So let's take an action. Say no to the unnecessary waste, excessive food, excessive use of water, and the recyclable products, and avoid the plastic bottles, plastic food, and these storage materials. And we should inspire and motivate the others. So that's all about my conclusion. Thank you very much for your attention all. Thank you, the Eco Revival team, to giving me the space. So I delivered what I learned. Thank you. Thank you so much for sharing this perspective कि हमें zero waste की तरफ जाना चाहिए and हमें किस तरीके से अपनी consumption को reduce करना चाहिए. So thank you so much, Dr. Nazakat Ali. Okay, ji. Thank you very much. आप लोगों में से किसी और ने जी बरीरा कहें? बरीरा, आपकी आवाज नहीं आ रही. Assalamu alaikum. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, you are. Okay, thank you so much, first of all, to all the team members.
आप लोगों ने इतने अच्छे सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए, और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत इंटरेक्टिव सेशंस थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी इन सेशन से, जो सबसे मुझे अच्छी लगी, वो थी हमने जो अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट किया। क्योंकि ऑनेस्टली हमारी डेली लाइफ में कार्बन फुटप्रिंट क्या है, प्लास्टिक कंजम्पशन जो हमने अपनी कैलकुलेट की थी। क्योंकि डेली लाइफ में हमारे प्लास्टिक इस कदर आम यूजेज में आ गया है कि आम तौर पे हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे होते कि हम कितना ज़्यादा प्लास्टिक फुटप्रिंट लीव कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि मतलब कम से कम प्लास्टिक यूज़ किया जाए, लेकिन जब मैंने अपना प्लास्टिक यूजेज या प्लास्टिक फुटप्रिंट कैलकुलेट किया तो वो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। और मैंने अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जब शेयर किया तो हर एक यही कह रहा था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इतना ज़्यादा कार्बन हमारा प्लास्टिक फुटप्रिंट होगा। तो दैट वाज अ रियली गुड थिंग, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फरीना फॉर शेयरिंग दिस। और जरूर ऐसी ही बात है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, बेशक हम प्लास्टिक जितना मर्जी यूज कर रहे हो, क्योंकि वो वन टाइम यूज होता है तो हम बस यूज करके भूल जाते हैं कि अच्छा हमने कितना यूज किया। और अगर लॉन्ग टर्म भी हो तो हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे होते उतना, अनलेस कि हमें रिजल्ट्स पता चले कि हमारी क्या आउटकम है, कि उससे हम कितना जनरेट कर रहे हैं वेस्ट। तो थैंक यू। अगर किसी और ने कोई चीज ऐड करनी है अपने बाकी फेलोज के लिए, जो उन्हें लगता हो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो वो ऐड कर सकते हैं। वरना फिर हम बस एक लास्ट पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लाइक मेरी बात आ ओके ओके, मोहम्मद यूसुफ यू कैन कंटिन्यू। इसके बाद मलाइका इरशाद, आपने हैंड रेस किया हुआ है तो फिर आप अनम्यूट करके अपने व्यूज शेयर कर सकती हैं। रही? अच्छा मैम, सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट के, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें पता ही नहीं था पहले। वो हमने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा एसडीजीज आपने कितने पढ़ाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट। और जो मुझे इसमें सबसे बेस्ट पार्ट लगा, वैसे तो ओवरऑल जितने सेशन जितने वेबिनार थे सारे एक्सीलेंट थे, लेकिन जो हमारी एक्टिविटी थी ना, जिसमें हम प्लास्टिक रिडक्शन और प्लास्टिक कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे थे हम अपनी, उसमें हमने सब ने जो भी एक एक्टिविटी या जो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया था, अगर हम उसी को फॉलो कर लेना, मसलन जिस बंदे ने जो भी चैलेंज लिया, मसलन मैंने लिया कि मैं जो है ना रियूजेबल प्लास्टिक जो है ना ज़्यादा यूज़ करूँगा, या मैं जो है प्लास्टिक वाटर बोतल की जगह मेटल वाटर बोतल यूज़ करूँगा। जिसने जो भी चैलेंज लिया, अगर हम उसी को अडॉप्ट कर लें और इसके अलावा जो है ना लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें, हमारे पास इतना नॉलेज है, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और इसके अलावा जो है ना फाइनली आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा एक इंटरेक्शन रहा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। अगर और किसी ने कोई चीज ऐड नहीं करनी तो फिर हम जो हमारा आखिरी पार्ट है कि आप लोगों ने सीख लिया। नाउ यू गाइज हैव टू लीड। अब आप लोग जो है बाकी इन्वायरमेंट में, कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अब आप लोग अवेयरनेस देंगे उनको जो चीज आपने सीखी। तो हमने एक हमने एक आप लोगों के लिए लास्ट सेशन में रखा था कि आप लोगों का इको प्लेज
लाइक हमारे पास डिफरेंट जॉब्स होती हैं, डिफरेंट ड्यूटी होती है, तो उसमें हमारे पास प्लेजेस होते हैं कि आपने किस चीज को किस तरीके से डील करना है, और आपका उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो रहा, आप उससे जस्ट रह के एक अच्छे इंसान होने के नाते आप उस चीज को फुलफिल करें। तो आप लोगों के लिए ये इको प्लेज वाली चीज है कि आप लोगों ने अपना अपने हिसाब से पोस्टर बनाना है, ठीक है। अब पोस्टर में आप लोगों ने ऐड करना है कि जो आपका नाम है वो, फिर आप लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया, राइट, आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो अब जो एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें से जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या जो आपको लगता है कि ये वाला पार्ट सबसे क्रिटिकल है सेव करने के लिए, तो आप उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक इको प्रोटेक्टर बन जाओ उस पार्ट के, ठीक है, इस पूरी फेलोशिप के बाद। क्योंकि एक जनरल प्लेज तो हम ले सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली सबका एक ही जैसा होगा, बट ये थोड़ा सा कि आप लोग खुद सोचें कि इसकी वजह से भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये सोचना है, आपने आराम से टाइम लेके आप सोचें कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने किस चीज़ को सेव करना है। आपके लिए वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीज, फॉरेस्ट, कोई भी चीज़, ठीक है, माउंटेन्स,